अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कि आप खैरियत से होंगे। मैनेजमेंट लेक्चर की सीरीज का 12th लेक्चर, जो कि एनवायरनमेंट की चैप्टर पे चल रहा है। तो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर सुना हो, तो उसमें हमने एनवायरनमेंट और उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से इंट्रोडक्शन किया था। अब हम फोकस कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये समझती हैं शायद कल्चर की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन सर्वे, रिसर्च और केस स्टडीज ने साबित किया है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं वो अपने कल्चर से हेविली इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालता है अपने एम्प्लॉइज पर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो एक तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, और वर्कर्स एम्प्लॉइज जो हैं वो उन गाइडलाइंस को टेकअप कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से कल्चर को और उसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज हम खास तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या, स्पेशली जो 7 डायमेंशनल मॉडल है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और उसकी वेरिएशन से मुख्तलिफ कल्चर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और फिर कुछ केस स्टडीज एंड पर हम देख रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स हैं कि जिनसे हम मुख्तलिफ कल्चर्स और उनकी वैल्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बेसिकली शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम होता है। सादा वर्ड्स में हम जिस चीज को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एज एक्सेप्टेबल वैल्यू या मीनिंग, को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो एक पूरा एक सिस्टम है जहाँ लोगों के दरमियान कॉमन वैल्यूज जिनसे वो अग्री करते हो, उसकी बेस पे डेवलप होता है। ये इस बात को भी फैसला करता है कि लोग फिर एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस या हैबिट्स कैसे होंगी। तो इस लिहाज से अगर कल्चर और उसके सिनोनिम्स या वर्ड्स को देखा जाए जो इसके साथ मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स हमारे सामने आएंगे जिसमें वैल्यूज हैं, सिंबल्स हैं, रिचुअल्स हैं, मिथ्स हैं और नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं। अब वैल्यूज वो आइटम्स हैं जिन पे किसी भी ओरिजिन के कल्चर इत्तेफाक कर सकते हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सच बोलना, ऑनेस्टी एक बड़ी कॉमन वैल्यू है। इंटेग्रिटी यानी आ, आप जो एक्सेप्टेबल सोसाइटल वैल्यूज हैं उसके हिसाब से अपने काम को करते हैं या नहीं करते। तो इंटेग्रिटी भी एक कंपनी की वैल्यू है। इनफैक्ट शायद कस्टमर केयर, क्वालिटी और इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं जो कि ऑपरेशन की वैल्यूज हो सकती हैं। सोसाइटी की केयर, कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी का ख्याल रखना, ये भी ऑपरेशन की वैल्यू हो सकती है। जबकि सिंबल्स जो है वो कुछ ऐसे आइटम्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर लेती है ताकि वो अपने कल्चर को उनसे रिफ्लेक्ट कर सके। जैसे कि कलर, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने कलर की वजह से जानी जाती है। मोस्टली अगर आप कोका कोला को देखें तो वो ज्यादातर डोमिनेटली रेड है, रेड के ऊपर फोकस करता है। उसकी कंपनी के लोगो, सिंबल, बिल्डिंग के अंदर भी रेड कलर नजर आता है। और पेप्सी ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी साइड पे अगर पेप्सी को देखें एज अ कंपनी तो वो डोमिनेटली ब्लू है। बैंक अल्फला अगर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र करें मोस्टली डोमिनेटली वाइट, वाइट एंड रेड है, डोमिनेटली रेड है। बैंक अल्फला का लोगो भी रेड में है। तो कलर में भी एक और कल्चर की रिफ्लेक्शन हो सकता है। एट टाइम्स कलर से वो कुछ वैल्यूज को भी म्यूट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, वाइब्रेंट होना और एनर्जेटिक होना, और समझ यानी ग्रीन कलर अक्सर नेचर और उसके वाले से, कंसर्न के वाले से वर्जन अडॉप्ट कर लेती है। तो इस लिहाज से उसकी हिस्टोरिकल यानी पुरानी यादों से जुड़ा हुआ हो सकता है, या उसके फ्यूचर एम्बिशन के साथ भी हो।
रिचुअल्स हमारे यहाँ यूजली बड़ी ही रिगरस एक्टिविटीज होती हैं, और वो एक तरह की ट्रेडिशंस बन जाती हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती हैं, जर्नल सोसाइटीज में भी होती हैं। अफ्रीकन ट्राइब्स के जो रिचुअल्स हैं या जो हैबिट्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। उनके मतलब हम बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देख चुके हैं। इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस की भी बहुत सारी रिचुअल्स होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं। इवन उनके इवेंट्स जो हैं, उनके सेलिब्रेशन एनुअल डिनर्स, ये उसकी ट्रेडिशंस को होल्ड करते हैं। अच्छा, कुछ मिथ्स भी होती हैं। मिथ्स हमारे यहाँ हिस्ट्री में भी बहुत ही कॉमन एलिमेंट है। ये एक इनफॉर्मल स्टोरीज हैं जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स वेरी कर सकती हैं, चलती हैं। इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, जिसपे वो बिलीव करते हैं कि बात ठीक है, ये गलत है, उसको वो आगे कम्युनिकेट करते हैं। मिथ्स फिक्शन स्टोरीज भी हो सकती हैं, जो उनके जहन में उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखी, फिर दूसरे को बताई, उसने आगे बताई। इस लिहाज से मिथ्स भी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉमन फैक्टर है। जनरल प्रैक्टिसेस जो हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को सेट करती हैं। टाइम पर आना, कस्टमर की केयर करना, क्वालिटी को इन्फोर्स करना, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एलिमेंट्स को मैनेज करना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, जो कि उसके कल्चर को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। और जनरल हैबिट्स लोगों की प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अक्सर हम उनको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी मैटर्स में भी देखते हैं। कल्चर के मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं, यानी लोग उसके मतलब बहुत सारे ख्यालात रखते हैं। क्योंकि कल्चर सब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा, लिहाज से बहुत सारे लोग समझते हैं कि कल्चर को मैनेज करना मुश्किल है। इनफैक्ट उनका ख्याल है कि कल्चर को लिखना भी मुश्किल है। लेकिन रिसेंट स्टडीज ने ये बात साबित की है कि कल्चर को लिखा जा सकता है, यानी कल्चर डिस्क्रिप्टिव है। और इस बात से भी एग्री कर रहे हैं कि कल्चर एक शेयर्ड आइटम है, बहुत सारे लोग उस कॉमन वैल्यूज में बिलीव करते हैं। और जनरली ये उनकी परसेप्शन है, अगर ना भी लिखा हुआ हो, इस तरह का इनफॉर्मल उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ये चीज होनी है या होती है। जहाँ रेगुलरिटीज एक हैबिट बन जाती है, यानी रेगुलर टाइम पर आना और टाइम पर चीजें करना, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में तो अभी रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो वहाँ ये एक्सेप्टेबल परसेप्शन बन गई है कि इंस्टीट्यूट जो है वो रेगुलरिटी की हाई वैल्यू में बिलीव करता है। चाहे वो हम लिखी भी ना हो, प्रेजेंट ना की भी, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक तरह की परसेप्शन, यानी इंसान के ख्याल में होता है कि ये चीज़ वहाँ हो रही है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब आप हमेशा कहते हैं कि गुड ऑर्गेनाइजेशन, इसका कल्चर बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा है, कि मतलब एक परसेप्शन, एक ख्याल आपके होता है। और बुरी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी ऐसे ही ख्यालात हो सकते हैं। अब किसी भी कल्चर को समझने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फ्रेमवर्क या मॉडल तो होना चाहिए था। इसलिए आज से ही एक 7 डायमेंशनल मॉडल ऑरिजिनल कल्चर के हवाले से प्रॉमिस में मौजूद है। उसके ख्याल में किसी भी ऑरिजिन का कल्चर इन 7 एलिमेंट्स के प्लस या माइनस होने से बनता है। ये जो वर्ड डायमेंशन है, इसके मतलब ये होता है कि ये वैल्यू या ये आइटम या ये वेरिएबल, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यानी ये डायमेंशन लो भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टीम ओरिएंटेशन आपके सामने एक फैक्टर नजर आ रहा है। बाज ऑर्गेनाइजेशन में टीम या टीम्स के गिरद काम ज्यादा हो सकता है, टीम ज्यादा फोकस करती है टीम्स के काम लेने में। बाज ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल कम से कम टीम्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो टीम ओरिएंटेशन बाज ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा या कम हो सकती है। चले, अगर हम एक आइडिया से इस बात को समझें कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर बिल्डिंग हो, तो इन 7 एलिमेंट्स की मदद से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनेंगे। उनकी वेरिएशन, पास बिल्डिंग टॉल होंगी, पास बिल्डिंग आर्टिफिशियली डिफरेंट होंगी। तो इस लिहाज से ये जो एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, इनकी कम्बिनेशन से मुख्तलिफ कल्चर्स डेवलप होते हैं। इसलिए कल्चर एक जैसा नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकते हैं बट एक जैसा नहीं हो सकता, यूजली उसमें काफी वेरिएशन होती है। चलिए, अटेंशन टू डिटेल और आउटकम ओरिएंटेशन को समझते हैं। हम पहले भी इस तक बात कर चुके हैं। जितना ज्यादा आप अटेंशन टू डिटेल करते हैं, उतना यूजली आपका फोकस एफिशिएंसी पे होता है।
आप मिन्यूट डिटेल को भी देख रहे होते हैं। बाज ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, बहुत ज्यादा फोकस करती हैं, वहां अटेंशन टू डिटेल हाई होता है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में आउटकम ओरिएंटेशन ज्यादा होती है। अगर आप रिकॉल कर सकें, आउटकम का सारा फोकस जो है वो हमने इफेक्टिवनेस में पढ़ा था। तो इस लिहाज से ये पहले दो आइटम समझाने आसान है। हम मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो आउटकम ओरिएंटेशन का ज्यादा फोकस जो है वो इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है। ज्यादा से ज्यादा हम आउटकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। पास ऑर्गेनाइजेशंस में आउटकम ओरिएंटेशन मीडियम टू हाई हो सकती है। लो आउटकम ओरिएंटेशन मोस्ट प्रोबब्ली हम नहीं समझते कि अच्छा एलिमेंट है। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन टारगेट ओरिएंटेड होती है और कोशिश करती है कि टारगेट को ज्यादा से ज्यादा अचीव करें। पीपल ओरिएंटेशन एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। और अगर हम उसको पास के मॉडल्स में देखें तो हाईली ब्यूरोक्रेटिक और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल में यही फर्क था कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है ज्यादा ज्यादा लोगों पे फोकस करती हैं। फिर एस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जिनको हमने पहले पढ़ा था वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे फोकस। जहाँ पीपल ओरिएंटेशन लो होती है, यूजली वहाँ रूल्स रेगुलेशंस की एप्लीकेशन ज्यादा होती है, हाई फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन जहाँ पीपल ओरिएंटेशन हाई होती है वहाँ ज्यादा फोकस लोगों पर होता है, मोटिवेशन के हवाले से हम फोकस कर रहे होते हैं, मेजर डिसीजन लोगों पे फोकस कर रहे होते हैं। पीपल ओरिएंटेशन लो, मीडियम या हाई हो सकती है। टीम ओरिएंटेशन के हमने जिक्र किया, जहाँ टीम ओरिएंटेशन होती है यूजली वर्क, टारगेट्स, सक्सेस, सारी चीजें जो है वो टीम के बेस। आजकल की मॉडर्न हम देखते हैं कि टीम ओरिएंटेशन करती है, जबकि बाज ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी इंडिविजुअलिस्टिक वर्क करती हैं। देखिए इसमें जब लोअर टीम ओरिएंटेशन होगी तो वहाँ इंडिविजुअलिस्टिक वर्क हो रहा होगा, टास्क भी इंडिविजुअल होंगे, रिवॉर्ड्स भी इंडिविजुअल होंगे, असेसमेंट भी इंडिविजुअल बेसिस पे हो रही होगी। अच्छा, जहाँ एग्रेसिवनेस की बात आएगी तो मोस्ट प्रॉब्लम तो आपने मुख्तलिफ कंप्यूटिंग मॉडल में भी पढ़ा था, ये कंपटीशन वर्सेस कॉपरेशन की बात है। अग्रेसिवनेस से मुराद फिजिकल अग्रेसिवनेस नहीं है, बल्कि लोगों के दरमियान सेंस ऑफ कंपटीशन है। जहाँ अग्रेसिवनेस ज्यादा होगी वहां लोग एक दूसरे के साथ compete कर रहे होंगे। अगर ये अग्रेसिवनेस जहाँ कम होगी तो वहां लोग compete करने की बजाय कोऑपरेट कर रहे हैं। इस लिहाज से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज इमर्ज करेंगी। जहाँ कॉपरेशन होगी वहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे होंगे, कलेक्टिव सेंस कर रहे होंगे। इस लिहाज से अग्रेसिवनेस और टीम ओरिएंटेशन एक दूसरे के क्लोज बाय लगते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। जहाँ अग्रेसिवनेस ज्यादा होती है वहाँ टीम ओरिएंटेशन यूजली कम होती है। जहाँ टीम ओरिएंटेशन ज्यादा होती है वहाँ अग्रेसिवनेस को कम होना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। कुछ एलिमेंट्स इस मॉडल में ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिमिलरली स्टेबिलिटी और इनोवेशन रिस्क टेकिंग भी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ, बल्कि स्टेबिलिटी और पास है, स्टेटस को है कि जो चीजें आप करते जा रहे हैं और उसी पे करें तो स्टेबिलिटी की फीलिंग आती है। इस लिहाज से जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इनोवेशन नहीं करती, रूटीन काम कर रही होती है, वहां स्टेबिलिटी हाई होती है और इनोवेशन रिस्क टेकिंग लो होता है। इनोवेशन रिस्क टेकिंग स्टेब्लिश आइटम है, आप रिस्क लेते हैं, आप क्रिएटिविटी करते हैं और आप इनोवेशन की कोशिश करते हैं। इस लिहाज से जहाँ इनोवेशन स्पीकिंग हाई होनी होती है वहाँ स्टेबिलिटी को लो होना पड़ता है। सारे मॉडल को समझने के बाद ये समझ आती है कि वेरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन अदर। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के एलिमेंट को इन दो ऑर्गेनाइजेशन से समझे, मैं थोड़ा सा स्किप करके आगे गए हूँ ताकि आप इन ऑर्गेनाइजेशन ए वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन बी का कंपैरिजन कर लें उस मॉडल की मदद से। तो ऑर्गेनाइजेशन बी, ये ब्लू कलर की ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है विद मॉडर्न वैल्यूज, वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन ए जनरली ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और जहाँ यूं कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की एप्लीकेशन नजर आती है। ऑर्गेनाइजेशन बी एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबल है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग दे रही है। देखते हैं कौन कौन से मॉडल के एलिमेंट्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऑप्शन ए में मैनेजर मस्ट फुली डॉक्यूमेंट ऑल डिसीजन, सारे डिसीजन को लिखना है, मिनट डिटेल को डॉक्यूमेंट करना है, अटेंशन टू डिटेल यहाँ हाई लग रही है। क्रिएटिव डिसीजंस, चेंज एंड रिस्क टेकिंग नॉट इनकरेज है, यानी इनोवेशन रिस्क लो है। स्टेबिलिटी हाई नजर आएगी। रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है ऑप्शन ए में, इसका मतलब पीपल ओरिएंटेशन लो है।
प्रोडक्टिविटी हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों के मोरल से आउटकम ओरिएंटेशन ज्यादा है, और पीपल ओरिएंटेशन कंफर्म हो गया कि लो है। एम्प्लॉइज एनकरेज टू स्टे विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट, वर्क ज्यादा है, और इस वजह से हम टीम वर्क को इनकरेज नहीं करते। देखने नजर आ रहा है एनुअल एफर्ट इज इनकरेज्ड है। कंट्रास्ट में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन लग रही है, रूल्स रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटी को यानी जर्नल एडमिन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी वाइस वर्सा देख रहे हैं कि रिस्क टेकिंग को इनकरेज करती है, स्टेबिलिटी है लो है, इनोवेशन टेकिंग हाई है। एम्प्लॉइज को हम अलाउ करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करें, तो इस लिहाज से ये इनोवेशन और स्किलिंग को इनकरेज करती है। प्रोडक्टिविटी की भी इंपॉर्टेंस है, बट एम्प्लॉय मोरल भी इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से पीपल ओरिएंटेशन मीडियम टू हाई लग रही है और प्रोडक्टिविटी मीडियम टू हाई लग रही है। टीम मेंबर्स आर इनकरेज टू रन विद आइडियाज, यानी टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट जो है, कलेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो यहाँ नजर आ रही है। रिवॉर्ड्स टीम बेस लिहाज से, और should be sort of a modern setup, modern organization, organization एक traditional setup जो कि नजर आ रहा है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है क्या नहीं, इसके मतलब किसी हद तक तो हम जान गए हैं, लेकिन तो और ऐसी इंपॉर्टेंट डिबेट्स जिनको हम ना वो हम इस टॉपिक पे खास तौर पर देखेंगे। एक तो ये कि जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कैसे सीखता है। तो ये 5 आइटम बताएं जिनकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को सीख सकते हैं। सिंबल्स जैसे मैंने कहा वो वेरिएबल्स हैं, पहनते हैं हम उनको, उनसे एसोसिएशन फील करते हैं। इस लिहाज से ड्रेस कोड, ऑर्गेनाइजेशन बैचेस, कार्ड्स, रिबन्स, ये भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसके साथ एसोसिएशन होती है। और रिचुअल सेरेमनी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं, लाइक फेयरवेल, वेलकम और इस तरह के इवेंट्स, ये भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन भी होती है। लैंग्वेज और स्लोगन जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट किया जाता है वो भी मौजूद है। बुक में फॉर एग्जांपल एक आइडिया माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से अवेलेबल है कि माइक्रोसॉफ्ट के लोग जब प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब आ जाती है तो उस लिहाज से वो कुछ स्लोगन्स बोलते हैं, मतलब डेथ मार्च, जल्दी करो हम प्रोजेक्ट के करीब आ गए हैं। तो आउटसाइडर्स उन्हें तो लगता है शायद वो सुसाइड करने जा रहे हैं, बट जनरली लैंग्वेज और स्लोगन्स कंपनी स्पेसिफिक होते हैं और इसके एम्प्लॉज समझ सकते हैं आउटसाइड। स्टोरीज बेस्ट मेथड है एशियन कल्चर को समझाने का। जब भी कोई नया वर्कर आता है तो अपने से पास स्टोरीज बताते हैं, और स्टोरीज स्टोरीज जो हैं उसमें आप हीरोज का जिक्र भी करते हैं और सक्सेस और फेलियर के हवाले से गाइडलाइन भी देते हैं। हीरोज मोस्ट प्रॉब्ली वो लेजेंड्स हैं जो एशियन कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। सीईओ हो, लो वर्कर्स भी हो सकते हैं, बट उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को मेजर सक्सेस देकर दी होती है, फेलियर से बचाया होता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कल्चर भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कल्चर भी हो सकता है। वीक कल्चर जो है उसमें लोग वैल्यूज को शेयर नहीं करते, हर शख्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर शख्स अपने हिसाब से चलता है। तो इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग कल्चर में लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को फॉलो करते हैं और उन पे डीपली बिलीव भी करते हैं। तो एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, डीपली हेल्ड एंड वाइडली शेयर्ड है। इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग कल्चर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पा सकता है, वीक कल्चर एक वीक इन्फ्लुएंस पा सकता है। तो इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हवाले से ये रिकमेंडेशन अच्छी है कि अगर स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कल्चर हो तो आइडियल है, स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव कल्चर हो तो आइडियल नहीं है। इससे बेहतर है कि उनका वीक कल्चर हो और उसको बाद में मोल्ड या चेंज किया जा सके। जितना स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उतना उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, जितना वीक कल्चर होता है उसको शायद चेंज करना रिलेटिवली आसान होता है। मोस्ट लाइकली शुरू के दिनों में और बेटर वैल्यूज अगर स्टेब्लिश की जाए और अगर लोग केयरफुली हो, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर की वैल्यू डिटोरिएट भी हो जाती है। बट ये बात है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रांग हो जाए तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता, इट विल टेक टाइम है, बिकॉज उसकी रूट्स बड़ी गहरी हो चुकी होती है। बट रिसर्च साबित करती है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होता है। वैसे तो कोई चीज कंफर्म नहीं है मैनेजमेंट वर्ल्ड में, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ने साबित किया है स्ट्रॉन्ग कल्चर होना के लिए पॉजिटिव कल्चर होना एक जबरदस्त एडवांटेज दे सकता है।
कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स ऐसे हैं जिन पर और इन कल्चर के ऊपर एक इन्फ्लुएंस है या डिमांड है कि उसमें चेंज लाई जाए। मसलन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड के न्यू प्रेशर्स हैं, जैसे एथिक्स और क्रिएटिविटी। इतना आसान नहीं है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान कॉमन एथिकल वैल्यूज को स्टैब्लिश करना, और उतना ही डिफिकल्ट है कि एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट। दोनों सिचुएशन में क्लियर गाइडलाइंस बुक ने प्रोवाइड की हैं कि टॉप मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डेवलप करने वाले, इन्फोर्स करने वाले मैनेजर्स जो हैं, उनके जिम्मे क्या क्या कुछ है। हम देख रहे हैं क्रिएटिविटी के लिए फ्रेंडलीनेस लानी होगी, प्लेफुलनेस लाना होगा, ह्यूमर एट वर्क रखना होगा, लोगों के दरमियान डिस्कशन, डिबेट्स और एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉक करने होंगे। वेयर एज एथिकल कल्चर के लिए हमें एथिकल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स और कॉमन कोड्स की पर बात करनी होगी और बैलेंस करना होगा कम को और एथिकल वैल्यूज को। तो क्या से दो इंटरेस्टिंग प्रेशर्स ऑर्गेनाइजेशन पे हैं। मैंने आपके लिए दो केस स्टडीज प्रेजेंट कर दी हैं, आपकी रीडिंग के लिए है, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं। सीरोक्स के मतलब बताया है कि वो जब हार रही थी तो जीती कैसे। उसने इनोवेशन, डेप्थबिलिटी और डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया, और उसने इनोवेशन को लेकर आया ताकि लोग न्यूनेस कर सकें। पैशन, डाइवर्सिटी और आइडिया उसकी कोर वैल्यूज हैं। वो हार रही थी, लॉस कर रही थी, फिर उसने बाउंस बैक किया, फोकस ऑन पीपल किया, राइट वर्ड है, पीपल ओरिएंटेशन को बढ़ाया, जिसकी वजह से कंपनी बाउंस बैक कर सकी। जबकि मैंने आपके लिए यूपीएस का केस भी प्रेजेंट किया है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पैकेजिंग कंपनी है, और यूपीएस की खास बात उसकी डाइवर्सिफाइड कल्चर है। मुख्तलिफ कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उनसे उनकी परफॉर्मेंस का बेसिक सोर्स डाइवर्सिटी है। हालांकि लोग डाइवर्सिटी को डिफिकल्ट चीज समझते हैं, बट यूपीएस ने हमेशा डाइवर्सिटी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा है। रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है कि डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। यानी मैं आपके सामने दो ऐसे केसेस लाया हूँ जो कि डेफिनेटली हमारे लिए रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कल्चरल वैल्यूज की बुनियाद पर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन कल्चर रखती हैं, वो भी रोल मॉडल लाइक मोटोरोला, लाइक एप्पल एंड कंप्यूटर जायंट लाइक एचपी, टोयोटा, ये अपनी इनोवेशन के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनके कल्चर की खास बात एक्सपेरिमेंटेशन है, इनोवेशन है। तो चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन इन्वॉल्व हों। इंशाल्लाह जब हम अगले लेक्चर में वापस आएंगे तो हम जर्नल एनवायरनमेंट के मुतालिक डिस्कशन कर रहे होंगे। तब तक आ, हम कोशिश करते हैं कि फोकस करें और आ, जो कल्चर है इसके हवाले से चीज़ों को समझें, और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स टेक करें।